Hello everyone, myself Dr. Nuja. I am Associate Professor Political Science from MS College बीकानेर। मैं आपको एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस में अंतर्राष्ट्रीय कानून अंतर्राष्ट्रीय कानून पेपर पढ़ा रही हूँ। और इस पेपर के अंतर्गत जो हम आज जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राज्यों का प्रदेश प्राप्त करना तथा खोना। और इसमें मैं इससे पूर्व की कक्षा में आपको आवेशन कुछ तरीके बता चुकी थी, और उस तरीके में हमने पहला पॉइंट किया था आवेशन। आवेशन क्या है इसके बारे में मैंने विस्तृत जानकारी दी। आवेशन के लिए कौन कौन सी आवश्यक शर्तें विद्यमान हैं इस पर हमने बात की। और आज इसी के सेकंड पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं, और वो सेकंड पॉइंट है अपचय। अपचय से तात्पर्य है कि राज्यों द्वारा प्रदेश को धीरे धीरे प्राप्त किया जाना या खोना। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ परिस्थितियां ऐसी बनती हैं, उन परिस्थितियों के तहत अगर धीरे धीरे आपको प्रदेश प्राप्त हो रहा है या आपका प्रदेश खो रहा है तो उसे अपचय के नाम से जानते हैं। उदाहरण स्वरूप नदी के मुहान करने से नदी के मुहान करने से और समुद्र तट की वजह से ऐसी परिस्थितियां सामान्यतः प्राप्त होती हैं। यानी अगर नदी में बहाव ज़्यादा है तो उसे वो एरिया कट कर चला जाता है, से तटवर्ती एरिया कट जाता है। नहीं तो नदी के मुहान करने से, उसके बहने से, उसकी धीरे धीरे गति बहने से ज़मीन वापस से प्राप्त होती है। ठीक इसी तरह समुद्र में अगर तूफान आ जाए तो बहुत सारे तटीय इलाके ख़त्म हो जाते हैं। और कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि समुद्र तट से या समुद्र में हमें कुछ टापू आदि प्राप्त होते हैं। ये सारी स्थितियां इस अपचय के अंतर्गत पढ़ाई जाती हैं। तो इस अपचय के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या कहता है, इन स्थितियों का वर्णन हमें मिलता है। तो ये अपचय कहलाता है। अब अपचय क्या है, ये कितने प्रकार का होते हैं, इसके लिए सामान्यतः अंतर्राष्ट्रीय कानून की पुस्तकों में इसके दो प्रकार दिए गए हैं। एक प्राकृतिक प्रकार है और दूसरा कृत्रिम प्रकार है। प्राकृतिक प्रकार के अंतर्गत अगर हम ले सकते हैं कि जैसे सामुद्रिक पेटी में अगर किसी नए टापू का उभरना हो जाए, कोई नया टापू स्थापित हो जाए तो वो प्राकृतिक अपचय कहलाता है। और कृत्रिम अपचय से यहाँ तात्पर्य है कि जब मनुष्य द्वारा किए गए कार्यों के जो परिणाम आते हैं, फॉर एग्जाम्पल नदी या समुद्र पर घाट या बांध बनाना, है ना, और घाट या बांध बनाकर जो बनाए जाते हैं, इससे क्या होता है प्राकृतिक क्षेत्र में इसके अंतर्गत जो यथा स्थिति है उसमें परिवर्तन आता है। तो ऐसी कृत्रिम रचना करने से पहले पड़ोसी राज्य की परमिशन या उसके साथ समझौता हुआ जाना चाहिए, और उसके बाद कृत्रिम अपचयन या कृत्रिम रचना का किया जाना चाहिए। ये हो गया हमारा अपचय। ठीक है। इसी के अंतर्गत जो दूसरा बिंदु हमारा आता है वो है चिरकालीन भोग। चिरकालीन भोग से यहाँ तात्पर्य है कि यह एक्चुअल में क्या है, एक कानूनी शब्द है। इसका अर्थ यह है कि निरंतर आवेशन। और आवेशन क्या है वो हम अभी पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। जहाँ निरंतर आवेशन हो वहाँ इसका उपयोग किया जाता है। अर्थात जब दूसरे राज्य के वास्तविक और मौलिक स्वामित्व में रहने पर भी एक प्रदेश पर कोई अन्य राज्य दीर्घकालीन तक अपना कब्जा बनाए रखता है, तब उसे चिरकालिक भोग कहा जाता है। अर्थात निरंतर आवेशन के बाद भी जब कोई दूसरे राज्य के वास्तविक और मौलिक स्वामित्व में रहने पर भी एक प्रदेश पर कोई अन्य राज्य लंबे समय तक कब्जा रखता है तो इसे चिरकालिक भोग कहा जाता है। यानी आवेशन की स्थिति विद्यमान है, इसके बावजूद भी दूसरा राज्य उस पर लगातार उसका उपयोग कर रहा है, उस पर कब्जा बनाए रख रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं
चिरकालिक भोग। अब इस चिरकालिक भोग, क्योंकि ये कानूनी शब्द है तो जाहिर सी बात है कि इसके साथ भी कुछ शर्तों का जुड़ा जाना स्वाभाविक है। अब इसके अंतर्गत क्या है कि पहली शर्त है कि अन्य राज्य की, अन्य इसकी जो शर्त है कि इसकी शर्त है जब इसकी शर्त है कि इसकी शर्त है कि अन्य राज्य की प्रभुत्व सत्ता स्वीकार न की हो, अर्थात उस प्रदेश ने उस प्रदेश ने किसी अन्य राज्य की प्रभु सत्ता को स्वीकार न किया हो। अगर उसने अन्य राज्य की प्रभु सत्ता को स्वीकार कर लिया तो वो चिरकालिक भोग के अंतर्गत नहीं आएगा। यहाँ वो ये स्थिति तभी बनती है जब वो राज्य की प्रभु सत्ता स्वीकार न की हो। ठीक है। और दूसरा बिंदु इसमें आता है कि कब्जा या उसका उपभोग शांतिपूर्ण तरीके से किया गया हो। शांतिपूर्ण तरीके से किया जाना चिरभोग वैध माना जाता है। इसमें तीसरी बात जो आती है कि कब्जा जो है वो सार्वजनिक होना चाहिए, यानी पब्लिकली होना चाहिए। किसी एक क्षेत्र विशेष पर प्राइवेट या निजीकरण के आधार पर उसमें नहीं होना चाहिए। कब्जा जो है वो पब्लिकली होना चाहिए, सार्वजनिक होना चाहिए। ठीक है। इसकी चौथी शर्त है कब्जा निश्चित समय तक होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि उसके बीच में गैप आ गया हो कि आज है और 2 महीने में नहीं है या 2 साल में नहीं है, इस तरह का नहीं। निश्चित समय तक होना चाहिए, इसकी एक समय अवधि होनी चाहिए। तो जहाँ ये चारों शर्तें विद्यमान रहती हैं, हम उसे अंतर्राष्ट्रीय कानून में चिरकालिक भोग के नाम से जानते हैं। ठीक है। ये हमारा था तीसरा बिंदु। इसी में चौथा बिंदु हमारे पास है हस्तांतरण या परित्याग। हस्तांतरण या परित्याग से यहाँ तात्पर्य है कि किसी एक प्रदेश पर पहले से ही किसी राज्य की सत्ता होती है और वह सत्ता एक राज्य के हाथ से निकलकर किसी दूसरे राज्य के हाथ में पहुंच जाती है। अर्थात इस प्रदेश पर से एक राज्य अपनी सत्ता का परित्याग कर देता है तथा दूसरा राज्य उस पर अपनी सत्ता स्थापित कर लेता है, तो हम इसे क्या कहते हैं? हस्तांतरण या परित्याग के नाम से इसे जानते हैं। इससे यहाँ देखो तात्पर्य है कि हस्तांतरण जो है वो किसी एक प्रदेश जो पहले से राज्य की किसी सत्ता हो और दूसरा राज्य वहाँ उस सत्ता स्थापित कर ले, तो इसमें से एक राज्य की सत्ता जो है वो एक राज्य को सत्ता छोड़नी पड़ती है। ये जो छोड़ने वाली प्रक्रिया है ये परित्याग या हस्तांतरण कहलाता है। अब इस परित्याग या हस्तांतरण के संबंध में प्रोफेसर ग्लान जो हैं वो कहते हैं कि ऐच्छिक सत्ता न स्वामी के विधि सम्मत स्वामित्व को इंगित करती है। यानी अगर सत्ता इच्छा, ये हस्तांतरण इच्छा से है तो वो विधि सम्मत स्वामित्व को दर्शाती है। ठीक है। इसी तरह प्रोफेसर ब्रैली जो है वो कहते हैं यह एक राज्य द्वारा किसी क्षेत्र पर स्थित अपना अधिकार दूसरे राज्य को सौंपना या प्रदान करना है। ठीक है। इसी में ओपनहेम ये कहते हैं कि हस्तांतरण से अभिप्राय यह है कि एक प्रदेश का स्वामी उस भाग को किसी दूसरे राज्य को हस्तांतरित कर दे, है ना। तो यहाँ मैं आपको ग्लान, ओपनहेम, ब्रैली इन बातों से स्पष्ट है कि
हस्तांतरण के जो तरीके हस्तांतरण है वो निश्चित रूप से एक राज्य की सत्ता, जब एक राज्य एक ही स्थिति, एक ही प्रदेश पर जब दो राज्यों की सत्ता स्थापित हो जाए, उसमें से कोई एक राज्य सत्ता को छोड़ दे तो वो हस्तांतरण कहलाती। कहने में ये बात बहुत आसान सी नजर आई, लेकिन हम देखें कि क्या हस्तांतरण या परित्याग इतना आसानी से हो जाता है? तो हमारा जवाब यहाँ ना में होगा, क्योंकि हस्तांतरण करना, कोई भी एक राज्य अपनी प्रभुसत्ता दूसरे राज्य पर इतनी आसानी से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं छोड़ेगा। तो उसके लिए क्या है, तो उसके लिए उन्होंने क्या बताया है कि हमारे सामने कुछ प्रकारों का उन्होंने वर्णन किया है कि ये इतने इतने प्रकार का हस्तांतरण या परित्याग होता है, जिसको हम विभिन्न कैटेगरी के हिसाब से या हमारे मन में जो संशय उठ रहे हैं उसके आधार पर हम ले सकते हैं। इन हस्तांतरण या परित्याग के जो तरीके हैं, प्रकार हैं, उन पर हम आगामी कक्षा में बात करेंगे। आज के लिए इतना, धन्यवाद।